जब हमारे शरीर की कोई हड्डी टूटती है ना, तो चिकित्सा विज्ञान के पास उसका एक बहुत ही सीधा और अचूक जवाब होता है, एक्सरे। हाँ बिल्कुल। एक काली फिल्म होती है, उस पर एक सफेद दरार साफ साफ दिख जाती है और डॉक्टर तुरंत बता देते हैं कि भाई समस्या कहाँ है। मतलब वहां किसी तरह के अनुमान या अंदाजे की जरूरत नहीं पड़ती। और आप देखिए, ये हमारी इंसानी फितरत है कि हम हर चीज में वैसी ही स्पष्टता चाहते हैं। मतलब एकदम ब्लैक एंड व्हाइट, जहां हम चीजों को बहुत ही आसानी से सही और गलत के खानों में बांट सकें। सही बात है। लेकिन क्या हो जब न्याय प्रणाली को इंसानी भावनाओं, उनके जटिल रिश्तों और सबसे गंभीर आपराधिक आरोपों का एक्सरे करना पड़े? हाँ, वहां कोई मशीन तो काम आती नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब हम आपराधिक न्याय प्रणाली की दुनिया में कदम रखते हैं, खासकर जब बात बलात्कार जैसे अत्यंत संवेदनशील मामलों की हो, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर अचानक से बहुत धुंधली हो जाती है। और यहीं पर वो बिंदु आता है जहां कानून के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी होती है। एक तरफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का बुनियादी सिद्धांत है। यानी जब तक दोष साबित न हो, व्यक्ति निर्दोष है। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ ऐसे मामलों में जो शिकायतकर्ता का बयान होता है, उसे बहुत अधिक वजन दिया जाता है। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि ऐसे अपराध अक्सर बंद दरवाजों के पीछे ही होते हैं। तो इसी चुनौती को समझना हमारे आज के इस गहन विश्लेषण का मुख्य विषय है। हम आज कानूनी दस्तावेजों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के आधार पर ये डिकोड करेंगे कि न्यायालय झूठी बलात्कार के मामलों की पहचान आखिर कैसे करते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी चर्चा है ना? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं कि अदालतें भावनाओं के शोर से बाहर निकलकर साक्ष्यों और कानूनी प्रतिमानों के आधार पर सच्चाई की तह तक कैसे पहुंचती हैं। लेकिन इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से स्थापित करना चाहूंगी। और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, हर आरोप को झूठा नहीं माना जा सकता। बिल्कुल नहीं। वास्तविक पीड़ितों की सुरक्षा और उन्हें त्वरित न्याय मिलना किसी भी सभ्य समाज की पहली प्राथमिकता होनी ही चाहिए। लेकिन सच्चाई का एक दूसरा सिरा भी है। हाँ, दूसरा सिरा ये भी है कि जब आपराधिक कानून का दुरुपयोग होता है, तो वो केवल एक निर्दोष का जीवन तबाह नहीं करता, बल्कि वो समाज में उन असली पीड़ितों की विश्वसनीयता को सबसे गहरी चोट पहुंचाता है। एकदम सही कहा आपने। अब अगर मैं कानूनी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करूं, तो अदालत का काम किसी कंपनी के ऑडिट की तरह लगता है। अच्छा, कैसे? मतलब जैसे कोई ऑडिटर कंपनी के मार्केटिंग दावों या भावनाओं को नहीं देखता, वो सिर्फ बैलेंस शीट देखता है। मुझे लगता है अदालतें भी भावनाओं की मार्केटिंग नहीं देखती, वे कानूनी बैलेंस शीट देखती हैं। आपकी यह उपमा पूरी तरह से सटीक है। अदालतें असल में एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करती हैं जो मानवीय भावनाओं को एक तार्किक कसौटी पर परखता है, जिसे अक्सर 3C यानी 3C फॉर्मूला कहा जाता है। तो ये 3C क्या है? इसमें पहला C है कंसेंट, यानी सहमति। अगर साक्ष्यों से यह स्थापित हो जाता है कि संबंध आपसी सहमति से बने थे, तो वो बलात्कार की कानूनी परिभाषा से बाहर हो जाता है। दूसरा C है कंडक्ट, यानी घटना के बाद शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों का आचरण। और तीसरा C है कॉन्ट्रडिक्शन, यानी बयानों में विरोधाभास। जी, बयानों में विरोधाभास। ये जो आचरण या कंडक्ट वाला हिस्सा है ना, ये मुझे थोड़ा उलझा हुआ लगता है। उलझा हुआ क्यों? क्योंकि अगर हम मनोविज्ञान की बात करें, तो किसी बड़े आघात या ट्रॉमा के बाद हर इंसान अलग तरह से प्रतिक्रिया देता है। कोई बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है, कोई सामान्य दिखने की कोशिश करता है। तो क्या अदालतें एक ऐसे परफेक्ट पीड़ित की तलाश करते हैं जो उनके तय सांचे में फिट बैठे? नहीं, न्याय प्रणाली इतनी संवेदनहीन नहीं है। अदालतें किसी रोबोटिक व्यवहार की उम्मीद नहीं करती हैं। वो अच्छी तरह जानती हैं कि ट्रॉमा का रिस्पॉन्स हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। अच्छा, तो फिर वो क्या देखती हैं? जब अदालतें आचरण की बात करती हैं, तो वे उन हरकतों को देखती हैं जो बुनियादी मानवीय तर्क के ही खिलाफ जाती हैं। मतलब एक बात है सदमे में शांत रहना या छुप जाना, और दूसरी बात है किसी गंभीर कथित घटना के ठीक बाद आरोपी के साथ छुट्टियां मनाने जाना, या सोशल मीडिया पर उसी के साथ खुशी भरी तस्वीरें डालना, या फिर जेल में जाकर आरोपी से एक सामान्य दोस्त की तरह मुलाकात करना। वेट, सच में? ऐसा भी होता है। बिल्कुल होता है। और ये आचरण संदेह पैदा करता है। मैं समझ रही हूँ। यानी अदालतें ट्रॉमा को नकार नहीं रही हैं, बल्कि वे उन स्थितियों को पकड़ रही हैं जहां आचरण और लगाए गए आरोप की गंभीरता के बीच का फासला इतना बड़ा हो जाता है
कि उसे किसी भी मनोवैज्ञानिक तर्क से समझाया ही नहीं जा सकता। सही पकड़ा आपने। और यही से तीसरा सी यानी कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। अदालतें किसी भी मामले को जांचने के लिए एक तरह का क्रोनोलॉजिकल ट्रैप या कह लें कि कालानुक्रमिक जाल बुनती हैं। अच्छा, ये कैसे काम करता है? दरअसल बयानों को 4 अलग-अलग चरणों से गुजरना पड़ता है। वो 4 चरण कौन से हैं? पहला चरण है एफआईआर, जो शुरुआती आरोप पुलिस के पास दर्ज होता है। दूसरा है आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 या 180 के तहत पुलिस के सामने दिया गया विस्तृत बयान। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है धारा 164 के तहत मैजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान। और चौथा? और अंतिम या चौथा चरण है ट्रायल के दौरान जज के सामने होने वाली मुख्य गवाही। अगर मैं इस प्रक्रिया के पीछे के तर्क को देखूं, तो मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दर्ज होता है धारा 164 के तहत, उसका कारण शायद ये है कि वहां पुलिस का कोई दबाव नहीं होता। एकदम सही। एक तरह से ये सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी बात रख रहा है। यही इसका सबसे अहम कानूनी पहलू है। जब कोई व्यक्ति एक बंद कमरे में सीधे मजिस्ट्रेट को बयान देता है, तो बाद में वो ये बहाना नहीं बना सकता कि पुलिस ने तो दबाव डालकर ऐसा लिखवा लिया था। अदालतें इन चारों चरणों के बयानों को एक दूसरे के ऊपर रखकर देखती हैं। यहाँ विषय और भी ज्यादा रोचक हो जाता है। लेकिन मेरा एक व्यावहारिक सवाल है, इंसान की याददाश्त कोई कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। खासकर सदमे के समय तो चीजें और धुंधली हो जाती हैं। अगर कोई ये भूल जाए कि घटना शाम 4 बजे हुई थी या 5 बजे, तो क्या उस छोटी सी गलती के आधार पर पूरी कहानी को ही अदालत झूठ मान लेती है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अदालतों का काम सिर्फ छोटी-मोटी गलतियां निकालना नहीं है। अच्छा। वे सामान्य भूल-चूक और मटीरियल कॉन्ट्राडिक्शंस यानी जो बुनियादी विरोधाभास होते हैं, उनके बीच बहुत साफ लकीर खींचती हैं। समय में थोड़ा बहुत अंतर होना एकदम स्वाभाविक है। तो बुनियादी विरोधाभास किसे कहेंगे? जैसे अगर पहले चरण में कोई कहता है कि उसे किडनैप किया गया था, फिर दूसरे चरण में कहानी बदल जाती है कि वो खुद मिलने गई थी लेकिन बाद में जबरदस्ती हुई। बाप रे, ये तो पूरी कहानी ही बदल गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तीसरे चरण में डिजिटल साक्ष्य जैसे कि लोकेशन डेटा ये साबित कर दें कि वे दोनों किसी तीसरे शहर में स्वेच्छा से होटल में ठहरे थे, तो आप ही बताइए, क्या ये याददाश्त की कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरी कहानी के ढांचे का बदलना है। और डिजिटल साक्ष्य अदालतों को ये सच देखने में बहुत मदद करते हैं। डिजिटल साक्ष्य या लोकेशन डेटा का जिक्र बहुत प्रासंगिक है। आज के इस दौर में जहां हर स्मार्टफोन एक तरह का ट्रैकिंग डिवाइस है, बयानों को तकनीकी साक्ष्यों से मिलाना अदालतों के लिए काफी आसान हो गया है। जी। इसी के साथ एक और चीज जो इन कानूनी दस्तावेजों में बार बार उभर कर आती है, वो है इनऑर्डिनेट डिले या प्राथमिकी दर्ज कराने में अनुचित देरी। अनुचित देरी कानूनी जांच में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी ठोस या तार्किक कारण के घटना के महीनों या सालों बाद एफआईआर दर्ज कराता है, तो न्यायपालिका सतर्क हो जाती है। खासकर तब जब मामला पूर्व परिचितों का हो। बिल्कुल, विशेष रूप से तब। लेकिन अगर सिस्टम इतना जटिल है और सामाजिक दबाव इतना ज्यादा है, तो देरी तो स्वाभाविक भी हो सकती है। लोग बदनामी के डर से भी तो चुप रह जाते हैं ना? हाँ, अदालतें इस बात को समझती हैं। बदनामी के डर या परिवार के दबाव को एक वैध कारण माना जाता है और कई मामलों में देरी को नजरअंदाज भी किया जाता है। लेकिन जब किसी देरी के पीछे का कारण स्पष्ट न हो और फिर अचानक बिना किसी ट्रिगर के सालों पुरानी किसी बात पे एफआईआर हो जाए, तो अदालतें इसे आफ्टर थॉट मानती हैं। आफ्टर थॉट मतलब ये कि ये कहानी बाद में सोच समझकर बनाई गई है या किसी वकील या सलाहकार की सलाह पर रची गई है। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों चीजों, देरी और पूर्व परिचितों के पहलू को जोड़ें, तो एक बहुत ही ग्रे एरिया सामने आता है। स्रोत दस्तावेजों में ऐसे ढेरों मामले हैं जहां दोनों पक्ष एक लंबे समय तक सहमति से एक दूसरे के साथ थे। जी, ऐसे मामले बहुत आते हैं। फिर अचानक वो रिश्ता टूटता है और बात सीधे आपराधिक आरोप तक पहुंच जाती है। ये तो ऐसा हो गया जैसे खेल खत्म होने के बाद कोई पीछे जाकर खेल के नियम ही बदल दे। एक लंबा रिश्ता टूटता है और उसे अपराध बना दिया जाता है। ये शायद आज के समय का सबसे जटिल कानूनी मुद्दा है। इसे शादी का झूठा वादा या ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई ऐतिहासिक फैसलों में ये बहुत स्पष्ट किया है कि एक असफल रिश्ता और बलात्कार, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। शादी का वादा टूटना अपने आप में बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता।
मुझे लगता है इस बात को थोड़ा और स्पष्ट करने की ज़रूरत है। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ इस वादे पर शारीरिक संबंध बनाता है कि वो भविष्य में शादी करेंगे और बाद में मुकर जाता है, तो क्या वो धोखा नहीं है? यहीं पर कानून इरादे यानी इंटेंट को देखता है। बलात्कार तब माना जाता है जब यह साबित हो जाए कि वो वादा शुरुआत से ही, मतलब पहले दिन से ही धोखा देने की नीयत से किया गया था। अच्छा, यानी इरादा शुरू से ही गलत होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर दो लोग एक रिश्ते में थे, भविष्य की योजनाएं बना रहे थे और बाद में किन्हीं परिस्थितियों, पारिवारिक दबाव या आपसी मनमुटाव के कारण वे शादी नहीं कर पाए, तो उस पूर्व सहमति को पीछे जाकर शून्य नहीं किया जा सकता। यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जा सकता। आप किसी पुराने रिश्ते को सिर्फ इसलिए अपराध नहीं कह सकते क्योंकि उसका अंत अच्छा नहीं रहा। एकदम सही। और इस नियत को साबित करने में भी डिजिटल साक्षी ही सबसे बड़ी भूमिका निभाते होंगे, जैसे सालों पुराने व्हाट्सएप चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स या साथ घूमने फिरने की टिकटें। हाँ, एक मामले में तो अदालत ने यहाँ तक कहा था कि अगर कोई महिला खुद होटल बुक कर रही है, स्वेच्छा से फ्लाइट की टिकटें ले रही है और सालों तक एक संबंध में बनी भी है, तो वहाँ बलपूर्वक संभोग की थ्योरी पूरी तरह धराशायी हो जाती है। डिजिटल फुटप्रिंट असल में इंसान के असली इरादों का सबसे पक्का सबूत होते हैं। तो अगर रिश्ते सहमति से थे और डिजिटल साक्ष्य इस बात को साबित भी कर सकते हैं, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि कोई इतना लंबा और दर्दनाक कानूनी रास्ता क्यों चुनेगा? मतलब कोई क्यों एक झूठा केस दर्ज कराएगा जबकि उसे पता है कि अंततः सबूत सामने आ ही जाएंगे? इस सवाल का जवाब उन छिपे हुए मकसदों में मिलता है जिन्हें हम अल्टीरियर मोटिव्स कहते हैं। अक्सर यही इन मामलों की असली जड़ होते हैं। किस तरह के मकसद? जब आप इन झूठे मुकदमों के पैटर्न को देखते हैं ना, तो उनके पीछे एक पूरी तरह से अलग ही कहानी चल रही होती है। कई बार ये कोई वित्तीय विवाद होता है जहां बिजनेस का मोटा पैसा फंसा होता है। अच्छा। कई बार ये संपत्ति का झगड़ा होता है और कई बार तो ये विशुद्ध रूप से बदला लेने की भावना होती है। और ब्लैकमेलिंग भी, क्योंकि दस्तावेजों में ये स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कि कैसे अक्सर एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद समझौते के लिए पैसों की मांग शुरू हो जाती है। हाँ, ये एक बहुत ही आम मॉडस ऑपरेंडी बन गई है। एफआईआर को एक तरह के नेगोशिएशन टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अदालतें इन पैटर्न्स को बहुत जल्दी भांप लेती हैं। वो कैसे? जब एक तरफ समझौते के लिए पैसों की मांग हो रही हो और दूसरी तरफ साक्ष्यों का पूरी तरह अभाव हो, तो मामला खुद ब खुद साफ हो जाता है। साक्ष्यों के अभाव से आपका तात्पर्य मेडिकल एविडेंस से है, क्योंकि अगर आरोप बलपूर्वक संभोग का है तो जाहिर है कुछ शारीरिक निशान तो होने ही चाहिए। हाँ, शारीरिक संघर्ष होना तो स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे झूठे मामलों में अक्सर देखा गया है कि शिकायतकर्ता या तो मेडिकल परीक्षण कराने से ही इनकार कर देती है ताकि असलियत सामने ना आए। बिल्कुल। या फिर जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो वो पूरी तरह से नेगेटिव होती है, उसमें संघर्ष, खरोच या चोट का कोई भी निशान होता ही नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन स्रोत सामग्री में एक और दिलचस्प बात है जिसने मेरा ध्यान खींचा, स्टेरियोटिपिकल स्टोरी यानी रूढ़िवादी कहानियां। जी। ऐसा लगता है जैसे कुछ मामलों में एक ही स्क्रिप्ट का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा हो। और ये मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों के अदालती अध्ययनों में एक चिंताजनक पैटर्न के रूप में सामने आया है। ऐसा लगता है जैसे एक टेम्पलेट कहानी बन गई है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, हम कार में बैठे थे और वहां अचानक मुझे नशीला पेय पिला दिया गया। जब अदालतें इन कहानियों की परिस्थितियों का तार्किक विश्लेषण करती हैं तो वो बिल्कुल भी यथार्थवादी नहीं लगती। शायद लोग इन टेम्पलेट कहानियों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि एक मनगढ़ंत कहानी में वास्तविक विवरण भरना और फिर उन विवरणों पर 4 अलग-अलग बयानों में टिके रहना बहुत मुश्किल होता है। एक बनी बनाई कहानी सुनाना ज्यादा आसान है। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, इस स्क्रिप्ट का दायरा अक्सर बहुत बड़ा कर दिया जाता है। कई मामलों में बिना किसी विशिष्ट विवरण या भूमिका के आरोपी के पूरे परिवार, माता पिता, भाई बहन, सब पर आरोप लगा दिए जाते हैं ताकि दबाव को अधिकतम किया जा सके, जिसे कानूनी भाषा में फिशिंग एक्सपेडिशन कहा जाता है। कोई ठोस आधार नहीं होता, बस एक बड़ा जाल फेंका गया है ताकि आरोपी घुटने टेक दे। इसके अलावा यदि शिकायतकर्ता का ब्लैकमेल करने या झूठे आरोप लगाने का कोई पुराना इतिहास रहा हो तो वह भी मामले की साख को पूरी तरह खत्म कर देता है। तो इस सबका असल मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे परिदृश्य को देखें तो ये बेहद डरावना लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग अपने सिविल विवादों को सुलझाने के लिए, जिससे पैसों का कोई लेन देन हो, उसके लिए आपराधिक कानून को एक ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन क्या हमारी व्यवस्था में उन लोगों के खिलाफ कोई जवाबदेही है जो कानून के साथ इस तरह का खिलवाड़ करते हैं? देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें
तो न्याय प्रणाली अंधी नहीं है। जब अदालतों के सामने ये पूरी तरह साबित हो जाता है कि मामला झूठा था, या कई बार जब शिकायतकर्ता खुद दबाव में आकर सच कबूल कर लेती है, तो अदालतें सख्त कदम उठा सकती हैं। किस तरह के कदम? भारतीय दंड संहिता की धारा 182 या 211 के तहत झूठी सूचना देने या झूठा आरोप लगाने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा परज्योरी यानी अदालत में शपथ लेकर झूठ बोलने के आरोप में भी कार्रवाई हो सकती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के मुख्य निष्कर्ष की तरफ बढ़ें, तो इन दस्तावेजों के अंत में सुप्रीम कोर्ट के एक 4 स्टेप टेस्ट का जिक्र है। हाँ, ये एक तरह का फ्रेमवर्क है जिसका इस्तेमाल जज ये तय करने के लिए करते हैं कि क्या किसी आधारहीन शिकायत को शुरुआती चरण में ही रद्द या क्वैश कर देना चाहिए। और ये 4 स्टेप टेस्ट असल में उन सभी बिंदुओं का सार है जिन पर हमने अभी चर्चा की। अदालतें मुख्य रूप से 4 चीजें देखती हैं। वो 4 चीजें क्या हैं? पहला, क्या शिकायत में कोई स्वाभाविक विश्वसनीयता है? दूसरा, क्या एफआईआर दर्ज कराने में कोई ऐसी अनुचित देरी हुई है जिसे समझाया नहीं जा सकता? तीसरा, क्या मामले के बैकग्राउंड में कोई छुपा हुआ मकसद या विवाद नजर आ रहा है? और चौथा, क्या प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया साक्ष्यों का पूरी तरह अभाव है? ये फ्रेमवर्क जरूरी भी है क्योंकि वर्तमान कानूनी ढांचा महिलाओं के पक्ष में है। उदाहरण के लिए हमारे देश में पुरुष तो बलात्कार का मुकदमा दर्ज ही नहीं कर सकते और इसी का कभी-कभी दुरुपयोग होता है। बिल्कुल। और अदालतों ने खुद अपने कई निर्णयों में ये बेहद कड़वी टिप्पणी की है कि झूठे आरोप किसी भी आरोपी के लिए एक सामाजिक मौत की सजा या कह लें कि डेथ सेंटेंस के समान होते हैं। कानूनी रूप से व्यक्ति भले ही सालों बाद बरी हो जाए, लेकिन जो सामाजिक कलंक उस पर लग जाता है, जो नौकरी चली जाती है, उसकी भरपाई कोई भी अदालत नहीं कर सकती। अगर हम अपनी चर्चा की शुरुआत वाले एक्सरे के उदाहरण पर वापस लौटें, अदालतें भावनाओं या कहानियों का मेडिकल एक्सरे तो नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने क्रोनोलॉजी, डिजिटल फुटप्रिंट्स और आचरण का ये कानूनी एक्सरे तैयार किया है। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी और पीड़ादायक है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हर झूठे मामले के साथ समाज का वो विश्वास कम होता जाता है जो असली पीड़ितों के लिए बहुत जरूरी है। जब न्याय प्रणाली का समय इन झूठे मामलों में बर्बाद होता है, तो वे असली पीड़ित कतार में खड़े रह जाते हैं जो वास्तव में भयानक आघात से गुजरे हैं। यही वो बिंदु है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर झूठे आरोप किसी निर्दोष के लिए एक सामाजिक मृत्युदंड के समान है और साथ ही ये समाज में उन वास्तविक पीड़ितों की आवाज को भी कमजोर करते हैं जिन्हें न्याय की सख्त जरूरत है, तो हमारी कानूनी प्रणाली को आगे कैसे विकसित होना चाहिए? क्या भविष्य में कोई ऐसा तकनीकी या कानूनी तंत्र बन सकता है जो शिकायत दर्ज होने के बिल्कुल शुरुआती चरण में ही असली और झूठे मामलों के बीच का अंतर स्पष्ट कर सके, वो भी किसी वास्तविक पीड़ित को हतोत्साहित किए बिना? ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो हम आपको, हमारे श्रोताओं को खुद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सोचने और समझने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगले गहन विश्लेषण में।